गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इसमें हमने पढ़ा है कि भाई ये नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। इसके बाद अगर अपन देखें भाई नेचुरल जो वेजिटेशन है, ठीक है, इसको मतलब जो नेचुरल वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ, इनमें जो इतनी प्रकार की डाइवर्सिटी जो मिलती है, इतना जो डिफरेंसेस जो मिलता है, ठीक है, वो उसका क्या रीजन है, क्या क्या चीज़ है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था रिलीफ यानी धरातल। इस पे धरातल में हमने देखा था लैंड एंड सोयल यानी मिट्टी और जो भूभाग है वो किस प्रकार से इसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद हमने देखा था भाई क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु में फिर हमने देखा टेम्परेचर, और उसके बाद फोटो पीरियड यानी सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। इसके बाद प्रिसेप्शंस यानी वर्षण, किस प्रकार से बारिश। अब जो अगला पॉइंट्स है अपना वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इसको हम आज पढ़ेंगे। इकोसिस्टम का मतलब होता है यानी इसको जो प्रभावित करता है, किस प्रकार से क्या चीज होता है इकोसिस्टम, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इकोसिस्टम हमने जैसे हमारी छोटी क्लासों में पढ़ा था कि इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक जो तंत्र है वो क्या है, ठीक है, यानी जो हमारी नेचर है इसमें एक बैलेंस क्रिएट रहता है, हमेशा एक बैलेंस बना रहता है। प्रकृति यानी नेचर एंड ह्यूमन एंड ऑल वाइल्ड लाइफ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अगर अपन देखें, जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि भाई जमीन है ना, जमीन में घास उगती है, घास की पत्तियां उगती हैं, उनको कौन खा जाते हैं? जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनको खा जाते हैं। फिर उसके बाद जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको कौन खा जाते हैं? उनको छिपकली खा जाती है या फिर मेंढक खा जाते हैं, ठीक है। फिर उन मेंढक को या छिपकली को कौन खा जाता है? उनको या तो फिर भाई अपने सांप खा जाता है या फिर कोई और जहरीला जानवर है वो उनको खा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि स्नेक या सांप को कौन खा जाते हैं? उनको एक काइट यानी चील या फिर पिकॉक भी उनको खा जाता है। फिर अपन देखते हैं कुछ दिन बाद पिकॉक या काइट बीमार हो गए, वो जमीन पे गिर गए, है ना, उसमें से फिर वापस इंसेक्ट्स पैदा हो गए और वो मिट्टी बन गया, और मिट्टी से वो फिर वो वहां उस एरिया की उपजाऊ मिट्टी हो गई, उस उपजाऊ मिट्टी में से वापस से ग्रास ग्रोइंग कर गई, यानी जो घास है वो वापस से उग गई। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम चलता है, एक दूसरे की चैन चलती है और ये इसमें चलता रहता है। अब इसमें है प्लांट्स occur in distinct group of communities in areas having similar climatic condition। यानी अगर अपन देखें पृथ्वी और पादप, ठीक है, यानी पौधे, वो क्या है कि इनका जो वितरण होता है, इनका क्या होती है, इनकी सेम एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो सिमिलर होती है, सेम होती है। द नेचर ऑफ द प्लांट्स in an area to a large extent determines the animal life in that areas। यानी अगर अपन देखें किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, जो भी पौधे हैं उनकी प्रकृति काफी हद तक, अगर अपन देखें बहुत ज्यादा समय तक जो मनुष्य का जीवन है, ठीक है, उसको, और जो एनिमल लाइफ है यानी जो प्राणी जीवन है उसको प्रभावित करती है। When the vegetation is altered, the animal life also change। यानी जो वनस्पति बदल जाती है, ठीक है, अगर अपन देखें एग्जाम्पल, अगर वेजिटेशन चेंज हो गई तो एनिमल की जो लाइफ है वो भी चेंज हो जाती है, जो वन्य जीव प्राणी की जो जीवन है वो भी चेंज हो जाता है। All the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem। यानी ये कह रहा है कि इकोसिस्टम का निर्माण किस प्रकार से होता है, यानी किसी भी एरिया के अंदर कोई भी प्लांट्स हैं या फिर कोई भी एनिमल्स हैं, उनका आपस में यानी उनका आपसी एक जो रिलेटेड है वो भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यही एक इकोसिस्टम को फॉर्मिंग करता है।
ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यानी अगर अपन देखें मनुष्य यानी ह्यूमन है, मनुष्य है, वो भी इस पारिस्थितिक तंत्र का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हाउ डू द ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोलॉजी ऑफ ए रीजन। यानी मनुष्य जो है, ठीक है, वो इस पारिस्थितिक तंत्र का किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है, किस स्थान पे किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है। दे यूटिलाइज द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी वो है वनस्पति का और वन्य जीवों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं अपने किसके लिए, लाभ के लिए। कौन प्रयोग करता है, मनुष्य, ह्यूमन। क्यों करता है, जैसे मान लो उसको अपने खुद के लाभ के लिए वनस्पति भी चाहिए और उसको खुद के लाभ के लिए क्या चाहिए, वन्य जीव भी चाहिए। द ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लीड्स टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दोज रिसोर्स। यानी अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने लालच के लिए वो इन साधनों का ज्यादा से ज्यादा यूज करता है, ज्यादा से ज्यादा उनको यूटिलाइज करता है इन रिसोर्स का। दे कट द ट्रीज एंड किल द एनिमल्स क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। यानी पेड़ को काट देते हैं और फिर जो जानवर हैं उनको भी मार के खा जाते हैं, ठीक है। यानी वृक्षों को काट के, जानवरों को मार के जो पारिस्थितिक तंत्र है अपना, जो इकोसिस्टम है, उसमें इम्बैलेंस करता है, यानी असंतुलन की स्थिति पैदा करता है। कौन करता है, ह्यूमन यानी मानव। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी इस परिणाम स्वरूप, इस रिजल्ट के कारण क्या हुआ, कुछ पौधे, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जानवर, वो क्या हो गए, विलुप्ति के कगार पर। यानी उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो नस्लें हैं, वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अपन देखें तो जो टाइगर है, टाइगर के रिजर्व्स बना रखे हैं बहुत सारे उनको बचाने के लिए, है ना। और जो राजस्थान का एक नेशनल जो बर्ड्स अपन स्टेट बर्ड्स जो बोलते हैं अपन, गोडाउन, उसकी प्रजाति भी लगभग खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि जो रेगिस्तान के अंदर जो शिकारी लोग थे वो उनको मार के खा गए। और चिंकारा है वो, उसको भी इसी तरह से उन्होंने मार के खा लिया। या फिर जो टाइगर्स हैं, इनको भी इन्होंने भाई वो कर दिया, मतलब एक दूसरे देशों में इनको भेज दिया महंगे दामों के अंदर। जो शिकारी लोग हैं वो टाइगर की जो खाल्स है या फिर और बहुत सारी चीजें हैं उनको वो बेच देते थे, इसलिए उनको अपने लाभ के लिए और अपने लालच के लिए वो इनको किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो इसलिए क्या हो गया कि जो टाइगर के रिजर्व्स बना रखे हैं अलग अलग प्रकार से, गवर्नमेंट पैसा लगा रही है ना। जो वन क्षेत्र में जो लोग बसे हुए थे उनको वहां से निकाल करके दूसरी जगह बसा रही है। तो काफी चीज क्यों कर रही है, उन प्रजातियों को बचाने के लिए। किस लिए, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया। अगर किसी जंगल से टाइगर खत्म हो गई, टाइगर क्या करते हैं कि भेड़ियों को या फिर जो नीलगायस हैं या डियर हिरन्स हैं या फिर और जो सुअर्स हैं, इनको मार के खाते हैं। अगर ये सुअर, नीलगाय और ये बहुत सारी एनिमल्स अगर हो गए और टाइगर खत्म हो गई, तो ये क्या करेंगे, फिर जो आबादी एरिया है, जो मनुष्यों का जो आबादी एरिया है, जो किसानों की जो फसलें हैं, उनको ये खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा। तो इसलिए एक बैलेंस बनता है प्रकृति के अंदर। टाइगर्स है वो उनको खाते हैं, वो फिर दो छोटे जानवरों को खाते हैं, छोटे जानवर हैं वो कीड़े मकोड़ों खाते हैं, कीड़े मकोड़े वो घास को खाते हैं। और फिर वापस क्या होता है कि जो एक दिन वो जानवर मर जाते हैं, फिर उनसे वापस से घास उगती है। तो ये एक इकोसिस्टम, एक चेन है, ये एक चली रहती है एक चेन। अब आता है, डू यू नो दैट ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम on land having distinct types of vegetations and animal life is called biome. The biomes are identified on the basis of plants. यानी इसमें ये बताया गया है कि भाई क्या आप जानते हैं कि जो अपनी धरातल है, जो अपनी भूमि है, उस पर एक विशेष प्रकार के वनस्पति या प्राणी जीवन जो है वो एक इकोसिस्टम को क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, जियोम कहते हैं या फिर बायोमी कहते हैं। और ये जो जियोम है इसकी पहचान किसके आधार पे होती है, इसको किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं अपने एक प्लांट्स के आधार पर। अब है टाइप ऑफ वेजिटेशन, यानी वनस्पति के क्या क्या प्रकार हैं। द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। यानी जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं हमारे देश में वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी वो कभी भी सूखते नहीं है, हमेशा हरे भरे रहते हैं, ताजे रहते हैं, उनकी पत्तियां हमेशा हरी रहती है, तो उन्हें अपन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहेंगे। फिर है ट्रॉपिकल डिकाइडियस फॉरेस्ट। इसका मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन में थोड़ा उससे कम होते हैं ये, यानी
फिर तीसरा है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स। इसका मतलब हो गया कि भाई उष्णकटिबंधीय कंटीले तथा झाड़ियां, ठीक है, कंटीले वन या झाड़ी वन जो होते हैं जैसे रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब भाई पर्वतीय वन। और फिर है मैग्रोव फॉरेस्ट, मैग्रोव वन जो होते हैं वो बहुत ही मतलब कम बारिश वाले जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर, वो जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात का एरिया हो गया, है ना। और फिर इधर ये जो साउथ इंडिया में कुछ एरियाज है वहां पे ये वन पाए जाते हैं। तो आज जो हम हैं वो इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे। इसमें से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।